हेलो दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10 का हिंदी का नागरिक लिपि जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नागरिक लिपि है जो चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद करने का कोशिश करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। क्वेश्चन नंबर पहल का है कि नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर डी बाबूराम सक्सेना। तो नागरिक लिपि के शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है, तो गुणाकर मूल्य इनका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक लिपि के शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो गुणाकर मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल्य ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी जौनपुर में, ऑप्शन नंबर सी वर्धा में, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में। तो मूल्य ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ की थी, तो वर्धा में मूल्य जी ने हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धा में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरिक लिपि की क्या है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरिक लिपि का क्या है। ऑप्शन नंबर ए पुत्री, ऑप्शन नंबर बी बहन, ऑप्शन नंबर सी भगिनी, ऑप्शन नंबर डी बहू। तो बांग्ला लिपि जो है प्राचीन नागरिक लिपि का बहन है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बहन। जो बांग्ला लिपि है और नागरिक लिपि का क्या है, तो बहन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी लिपि में, ऑप्शन नंबर बी खरोष्ट लिपि में, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन नंबर डी देवनागरी लिपि में। तो नेपाली भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में नेपाली भाषा लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो ये अक्षर का संबंध किस वर्तमान में जो ये अक्षर है उसका संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। जो ये अक्षर दिया गया है उस अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। ऑप्शन नंबर ए नेपाली से, ऑप्शन नंबर बी मराठी से, ऑप्शन नंबर सी तमिल से, ऑप्शन नंबर डी बांग्ला से। तो जो ये अक्षर दिया गया है वो अक्षर का जो ये अक्षर है इसका संबंध किस वर्तमान में जो ऑप्शन दिया गया किस भाषा से यह संबंध है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर जो ये है मराठी में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मराठी। जो ये अक्षर दिया गया है ये वर्तमान में किस भाषा में है, तो मराठी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी नाम दिया गया था। कुछ और नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए देवगिरी के राजाओं को, ऑप्शन नंबर बी विजयनगर के राजाओं को, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट के राजाओं को, ऑप्शन नंबर डी चोल राजाओं को। तो जो पहल जो राजाओं थे नंदी नागरी नाम जो लिपि को दिया गया था वो विजयनगर के राजाओं के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर के राजाओं के द्वारा सबसे पहले
नंदी नागरी नाम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर के राजाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी नंद नागरी, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी मराठी। तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि अगर क्वेश्चन पूछ दे अगर एग्जाम में तो कहिएगा देवनागरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए एक विद्वान था, ऑप्शन नंबर बी एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन नंबर सी एक कवि, ऑप्शन नंबर डी एक राजवैद। तो जो अमोघ वर्ष कौन था? 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमोघ वर्ष कौन था? तो अमोघ वर्ष कौन था आप लोग बताइएगा। तो अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था अमोघ वर्ष। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लाया गया है? ऑप्शन नंबर ए अक्षरों की कहानी, ऑप्शन नंबर बी भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन नंबर सी अक्षर कथा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नागरी लिपि शीर्षक पाठ है वो किस पुस्तक से लिया गया था? तो वो भारतीय लिपियों की कहानी जो पुस्तक है उनसे नागरी लिपि शीर्षक लिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धम क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सिद्धम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मंत्र, ऑप्शन नंबर बी सिद्ध योगी, ऑप्शन नंबर सी साधु, ऑप्शन नंबर डी एक प्रकार की लिपि। तो सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सिद्धम क्या है। तो आप लोग बताइएगा कि एक प्रकार की लिपि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक प्रकार की लिपि। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? जो ऑप्शन दिया गया है उसमें क्वेश्चन कहता है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए प्रयाग, ऑप्शन नंबर बी काशी, ऑप्शन नंबर सी मथुरा, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। तो किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो देवनागरी की संज्ञा काशी को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी। काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर के केरल से शब्द किस लिपि में लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए नागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन नंबर सी नंदी नागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर डी गुरुमुखी लिपि में। तो केरल के जो शासक थे उनके सिक्के पर केरल से जो शब्द था वो किस लिपि में लिखा गया था? तो जो केरल से शब्द था वो नागरी लिपि में लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो केरल से शब्द है वो नागरी लिपि में लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? ऑप्शन नंबर ए मराठी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी बांग्ला भाषा में, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी पंजाबी भाषा में। तो गुणाकर मूले जी थे जो मिडिल स्तर की पढ़ाई
अपने जो भाषा था वो मराठी भाषा में किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मराठी भाषा में गुणाकर मूल्य जी ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किए थे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए अल बैरूनी, ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूत, ऑप्शन नंबर सी मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर डी देवराय प्रथम। तो जो मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ये बात अल बरूनी ने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी ने कहा था कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर बी सीधम लिपि, ऑप्शन नंबर डी सी नंद नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी नागरी लिपि। तो जो विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि थी वह नंद नागरी लिपि थी। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था कि नंदी नागरी लिपि किस राजाओं के लिपि थी, तो विजयनगर राजाओं के लेखों की लिपि थी। और उसमें इसको अभी पूछ दिया कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि क्या थी, तो नंदी नागरी लिपि। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपने सिक्का पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे। ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी हरिहर, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो सिक्के पर राम सिया की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे, तो अकबर के शासन में जो हुआ था, अकबर ने करवाए थे राम सिया शब्द की और नागरी लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा। ऑप्शन नंबर ए नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर बी देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी गुजराती, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी। तो ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा था। तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा नंदी नागरी। 14वीं-15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा था, तो नंदी नागरी कहा था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपि की विस्तृत जानकारी दी थी। इन्होंने शब्द का मतलब कि गुणाकर मूले जी ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी अक्षर कथा, ऑप्शन नंबर सी प्राचीन भारत की इतिहास, ऑप्शन नंबर डी पुरालिपि शास्त्र। तो इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है, तो अक्षर कथा में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि
रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी उर्दू, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। तो रामायण जो है वो किस भाषा में रचना की गई है? तो ये संस्कृत भाषा में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। रामायण की रचना किस भाषा में किया गया है? तो संस्कृत भाषा में किया गया। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहल दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? जो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ऑप्शन नंबर है नांदी नगरी, ऑप्शन नंबर बी कोंकणी, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर डी सीधम। तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो सीधम कहलाती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दक्षिण भारत की प्रथम नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो सीधम कहलाती थी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी लिखी जाती है, जो हिंदी हम सभी लिखते हैं वो किस भाषा में लिखते हैं? ऑप्शन नंबर में देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर सी गुजराती लिपि, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि। तो जो हम लोग हिंदी लिखते हैं वो किस भाषा में लिखते हैं? तो हम लोग हिंदी जो लिखते हैं देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ऑप्शन नंबर है 15वीं सदी में, ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्व काल में, ऑप्शन नंबर सी 8वीं या 11वीं सदी में, ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं। तो जो नागरी लिपि थी वो कब सार्वदेशिक लिपि से जानी जाती थी? तो जो नागरी लिपि थी वो 8वीं और 11वीं सदी में सार्वदेशिक लिपि के नाम से जानी जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं एवं 11वीं सदी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1935 में, ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1937 में, ऑप्शन नंबर डी 1938 में। तो आप लोग बताइएगा कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन कहता है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। आप लोग बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? उस समय की बात है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी कुसुमपुर, ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर, ऑप्शन नंबर डी देवनगर। तो गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? तो पाटलिपुत्र थी, सॉरी, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? तो देवनगर के नाम से गुप्तों की राजधानी को कहा जाता था, देवनगर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? जो नागरी लिपि है वह कौन सी साहित्य की विधा है? ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर बी निबंध, ऑप्शन नंबर सी भाषण, ऑप्शन नंबर डी कहानी। तो नागरी लिपि शीर्षक जो पाठ है वो किस साहित्य की विधा है? तो वह निबंध साहित्य की विधा है नागरी लिपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध साहित्य की
शीर्षक है नागरी लिपि। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं। गुणाकर मूले जी के बारे में बताता है कि गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर जो निबंध लिखे हैं अब तक कितने विषय पर लिख चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1500 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 2500 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 3500 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 4500 से अधिक। तो गुणाकर मूले जी ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2500 से अधिक विषय पर गुणाकर मूले जी ने निबंध लिख चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2500 से अधिक गुणाकर मूले जी ने विभिन्न विषयों पर निबंध लिख चुके हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इस्लाम शासक का आरंभ काल क्या है। इस्लामी शासक है उनका आरंभ काल क्या है, यानी शुरुआत कब से, इस्लाम शासक का शुरुआत काल कब से है। ऑप्शन नंबर ए 12वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी 13वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी 14वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी 15वीं सदी। तो 12वीं सदी से इस्लाम शासक का आरंभ काल चालू हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं सदी से इस्लाम शासक का आरंभ हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था। गुणाकर मूले जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो गुणाकर मूले जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुणाकर मूले जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में गुणाकर मूले जी का जन्म हुआ था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि गुणाकर मूले जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर बताइएगा महाराष्ट्र में गुणाकर मूले जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुणाकर मूले जी की मृत्यु कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1995, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1999, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2005, ऑप्शन नंबर डी 2009 में। तो गुणाकर मूले जी की मृत्यु कब हुआ था। तो गुणाकर मूले जी की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे सवाल पूछे कि गुणाकर मूले जी की मृत्यु कब हुआ था, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा 2009 ईस्वी में गुणाकर मूले जी का मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। जो बेतमा जो दान पत्र है वो किस समय का। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10-20 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 10-21 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 10-22 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 10-23 ईस्वी। तो बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो 1020 ईस्वी इसका राइट आंसर बताइएगा कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो 1020 ईस्वी का बेतमा पत्र है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। 33 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंद पंत। तो भारतीय लिपियों की कहानी किनकी द्वारा प्रसिद्ध रचना है। तो गुणाकर मूल्य जी द्वारा प्रसिद्ध रचना है। अगर इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, 4 चैप्टर हम आप लोग को VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर उस चारों चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि उस हर चैप्टर से
आने का संभावना है एग्जाम में। तो आप लोग इससे चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सबसे पहले आप लोग रिवाइजिंग कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि तमिल यानी तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। जो 4 भाषाएं का जिक्र किया गया है कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं 5 भाषा है कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ 4 भाषा है। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ जो भाषाएं हैं ऑप्शन नंबर ए में उत्तरी भारत की, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भारत की, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी भारत की, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत की। तो तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं वो दक्षिण भारत की ये सभी चारों भाषाएं हैं। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नागरी लिपि का आरंभ लेख हमें कहाँ से मिलता है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नागरी लिपि जो है उसका आरंभ कहाँ से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पूर्वी भारत से, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भारत से, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत से, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी भारत से। तो जो नागरी लिपि का आरंभ है वो कब से हमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दक्षिण भारत से नागरी लिपि का आरंभ लेख हमें मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है। जो दक्षिण भारत की नागरी लिपि है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्म नागरी, ऑप्शन नंबर सी नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर डी विजय नागरी। तो जो दक्षिण भारत की नागरी लिपियाँ हो क्या कहलाती है। तो नंदी नागरी कहलाती है दक्षिण भारत की नागरी लिपियाँ। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सरहपाद की कृतियाँ है। सरहपाद जो है वह कृति है। ऑप्शन नंबर ए दोहा कोश, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर सी मृछ कटिकम, ऑप्शन नंबर डी मेघदूतम। तो सरहपाद की कृतियाँ किसकी है। सरहपाद की कृति क्या है। तो दोहा कोश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सरहपाद है दोहा कोश है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है। ऑप्शन नंबर ए अकबरनामा, ऑप्शन नंबर बी शाहनामा, ऑप्शन नंबर सी पद्मावत, ऑप्शन नंबर डी रामचरितमानस। तो जो पद्मावत है वो 10वीं-11वीं सदी में जो भारत और यूरोप के बीच व्यापार का संबंध हुआ था वो पद्मावत में हमें मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पद्मावत हो जाएगा। 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत और यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताता है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि पद्मावत से बताता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए मैक्स मूलर की, ऑप्शन नंबर बी बिरजू महाराज की, ऑप्शन नंबर सी गुणाकर मूल्य की, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी की। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो गुणाकर मूल्य की। इसका राइट आंसर बताइएगा कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो गुणाकर मूल्य की। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि देखिए, इस क्वेश्चन को उल्टा पूछ दिया कि दोहा कोश किसकी रचना है। उस समय पूछा था कि सरहपाद जो है वो कौन सी कृति है, तो उसका उस समय उसका आंसर हो गया था दोहा कोश। तो अब पूछ दिया कि दोहा कोश किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए सरहपाद की, ऑप्शन नंबर बी सरस खान की, ऑप्शन नंबर सी जीवनानंद दास की, ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक की। तो दोहा कोश है, हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं कि सरहपाद जी के कृतियाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहा कोश किसकी रचना है, सरहपाद की। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है। हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में चंद्रवरदाई, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर डी सरहपाद। तो हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है, तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद जी को कहा जाता है। अगला इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 42 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। ऑप्शन नंबर ए तमिल, ऑप्शन नंबर बी तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी मराठी, ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। तो दक्षिण भारत में जो द्रविड़ भाषा है परिवार की कौन सी भाषा है सबसे अधिक बोली जाती है, तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली तमिल भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी खरोष्टी, ऑप्शन नंबर सी सैरसनी, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी। नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो नेवारी लिपि देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेवारी किस भाषा में लिखी जाती है, तो देवनागरी में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे। ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी 6ठी सदी, ऑप्शन नंबर सी 9वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी 4थी सदी। तो उत्तर भारत से नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी से उत्तर भारत से नागरी लिपि का लेख मिलना शुरू हो गया। तो चलिए, इस चैप्टर में 44 को VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर इसका PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर सर्च करिएगा और इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपना तैयारी बहुत बेहतर ढंग से करिएगा। हर चैप्टर से हम आप लोग के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल कर लाएंगे। प्रतिदिन आप लोग चैनल पर आकर वीडियो देखिएगा और देखकर आप लोग बढ़िया से अपने जो है एग्ज़ाम का तैयारी करिएगा। चलिए, ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी छात्रों को धन्यवाद। अगला चैप्टर हम आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI ढूंढ कर लाएंगे। चलिए, चलते हैं।